जिस दिन वोटिंग हुआ ना 19 तारीख को, उस दिन मोदी जी वहीं पे रुके थे। दलित और मुस्लिम ने गडकरी को कितना वोट किया? स्मार्ट सिटी की कहाँ बात हो रही है? 10 साल पहले आप हमने सब किया था ना, स्मार्ट सिटी बन रही। गडकरी तो चलेगा लेकिन मोदी नहीं चाहिए। कुछ भी मुद्दा नहीं आ रहा। ये बेचो, वो बेचो, रेल बेचो, बेल बेचो, सब हिंदुत्व ने तो जय श्री राम बोल, नहीं बोला तो मैं। सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण से तो नहीं होगा ना। राहुल गांधी को लेकर महाराष्ट्र के लोग कैसे हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या हो रहा है लोकसभा चुनाव में? सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अगर पूरे लोकसभा चुनाव में किसी एक राज्य पर देश की है तो वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन महाराष्ट्र में आगे जाएगा, कौन महाराष्ट्र में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतने हिस्सों में वहाँ की जो रीजनल पार्टियां हैं बट गई हैं कि उन पार्टियों को बनाने वाले ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना का हाल आप देख रहे हैं। अब न उनके पास झंडा है, न पार्टी का नाम है, न पार्टी का दफ्तर है। एकनाथ शिंदे उसके मालिक बन के। एनसीपी बनाई थी शरद पवार साहब ने और वो बट गई, अजीत पवार ले उड़े। भारतीय जनता पार्टी 22 सीटें जीती थी पिछली बार और 18 सीटें जो है वो शिवसेना के हिस्से में गई थी, लेकिन इस बार 5 हिस्सों में बटा हुआ है चुनाव। तो महाराष्ट्र को समझना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है कि क्या वाकई जो सहानुभूति उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर पैदा हुई है वो वोट में कन्वर्ट होगी क्या, और अगर होगी तो कितना होगी। एक और बड़ा सवाल जो महाराष्ट्र के बारे में आप लोगों को लगता होगा कि इसका जवाब क्या है, और वो सवाल ये है कि नितिन गडकरी का क्या हो रहा है। नितिन गडकरी, क्योंकि महाराष्ट्र से बाहर उनको सबसे ज़्यादा काम करने वाले नेता के बारे में टेलीविज़न के लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी का चुनाव फंस तो नहीं गया है। इस समय मैं दिल्ली में जो मराठी अखबार है सकाल, इसके दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और इसके ब्यूरो चीफ विकास झाड़े हमारे साथ हैं और सुरेश भूसारी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं सकाल अखबार के, वो हमारे साथ हैं। तो विकास जी और सुरेश जी दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्र का मूड महाराष्ट्र में नज़र आएगा या महाराष्ट्र का मूड राष्ट्र में नज़र आएगा। तो विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो यही है कि महाराष्ट्र में कितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं? मतलब 6-7 तो नज़र आ रही हैं। नवीन जी, धन्यवाद आपका। लेकिन आपने जो अभी सवाल किए थे कि राष्ट्र पूरा महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है, वो इसलिए देख रहा है कि अगर महाराष्ट्र ने साथ दी तो जो मोदी जी ने कहा ना मुझे 400 पार लाना है, 48 सीटें हैं तो 48 सीटें हैं, और अगर महाराष्ट्र से अगर वो फुलफिल नहीं होती, उन्होंने बोला था कि 100% हमें जितना ही है। बीजेपी का टारगेट था 45 प्लस। बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि 48 के 48 भी लेना है। तो इसमें दो पार्ट है, जैसे कि आपने बीच में गडकरी की बात की थी और अभी बात की थी कि हमें कितना लेना है। 6-7 पार्टियां लड़ रही है, ज़्यादातर हम 6 पार्टियां मान लेते हैं विभाजन के बाद की। लेकिन बीजेपी को लास्ट टाइम यानी 2019 में 41 सीट्स थी, और उसमें अमरावती की जो ये नवनीत राणा जी थी जो एनसीपी के और कांग्रेस के सपोर्ट से अपक्ष करके चुनाव लड़ी थी, जीती थी, उसने तुरंत फिर मोदी जी को साथ दिया। तो ऐसा 42 उनका मान लेते। कांग्रेस का एकमात्र ये था, और बहुत सिंगल डिजिट पे 5 साल ये रोना रोते रहे सब महाविकास आघाड़ी, जिसे हम कांग्रेस एनसीपी ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन 5 साल में बहुत दिलचस्प रहा है, क्योंकि जब राष्ट्र की बात करते हैं और ये टारगेट पूरा करने की बात करते हैं तो 303 जो मिले हैं उनको हिंदी बेल्ट से, और सब, और महाराष्ट्र भी था, छत्तीसगढ़ भी था, उसमें बिहार भी था, सब इसमें बहुत ज़्यादा यानी 100% के करीब करीब बीजेपी गई थी। तब 303 मिल पाए, और अभी 400 यानी 370 प्लस ये करना है उनको।
तो महाराष्ट्र उनको 100% लेना है, लेकिन मतलब पिछली बार से बेटर परफॉर्म करना है, बेटर 41 से आगे बढ़ना है, 42 हो रहा है से क्या? 42 से आगे बढ़ना है, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल वैसी नहीं है। पहला जो फेज हुआ है पूर्व विदर्भ में, नागपुर हुआ है, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इधर रामटेक और उधर भंडारा गोंदिया, जो तो इसमें दो बिल्कुल डायरेक्ट फाइट हुई है, ऐसा तीसरा कोई उम्मीदवार ही नहीं था। एक महाविकास आघाड़ी जिसको हम इंडिया गठबंधन बोलते हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए। अब जब आपको पता है कि गडकरी की विदर्भ बोले, महाराष्ट्र बोले तो गडकरी की बात आती है, क्योंकि वो आरएसएस का गढ़ है और वही से एक समय प्रधानमंत्री बनने की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री बनने की बात कर रही थी, और पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आपको पता होगा गडकरी ये बोल रहे कि मेरा काम ही जो विकास का काम है लोगों के मन मन में बस गया है, पूरे देश के। मैं ना ही घर से बाहर निकलूंगा, ना ही मेरा होर्डिंग लगाऊंगा, ना ही मैं कुछ लोगों के पास जाना, जिनको देना है वो मुझे वोट दीजिए, मैं 5 लाख वोटों से लीड से जीतूंगा। क्या हुआ? सबसे ज्यादा मेहनत तो उन्हीं को करनी पड़ी गडकरी को, इतनी धूप थी नागपुर में उनका मतदार संघ, उनको धूप में, उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, लेकिन धूप में सुबह से लेके शाम तक निकलना, गली गली में उनको जाना पड़ा। मोदी जी बाजू, जिस दिन वोटिंग हुआ ना 19 तारीख को, उस दिन मोदी जी वहीं पे रुके थे, नागपुर में मुक्काम किया था, आजू बाजू के क्षेत्र में था। वो रामटेक में गए, चंद्रपुर में गए, लेकिन नागपुर के इसमें नहीं आए, क्योंकि ये भी चल रहा है कि अगर सब देखते हैं और कम हो जाता है पूरे राज्यों से और 200-225 तक बीजेपी रुक जाती है, तो पीएम के लिए कौन? तो आरएसएस स्वाभाविक तौर पे गडकरी का नाम आगे करे। और गडकरी ने इसके पहले भी जो कहा है कि मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ उतने लोग हैं। सवाल ये है कि गडकरी का चुनाव फंसा हुआ है क्या? गडकरी का चुनाव फंसा हुआ है। अब मैं ये बताता हूँ कैसे। एक सादा सा 2014 में इसके पूर्व कौन थे सांसद? विलास मुत्तेमवार थे, वो कैबिनेट मंत्री भी थे और बाद में 3-4 बार कंटिन्यूसली नागपुर से चुनकर आते थे। तब 2009 में नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष हुए और एक ही टर्म रह पाए, बाद में उनका ये सब देखते हुए उनको रोका गया। 2014 में जब उनको सीट दी गई, उनको टिकट दी गई बीजेपी की, पहली बार नागपुर से गडकरी जी को, और उनके खिलाफ दोनों यानी कांग्रेस, विलास मुत्तेमवार और गडकरी, तब गडकरी ने कितने वोट लिए? 51%। मुत्तेमवार जी को मिले थे 2014 में 27% वोट। गडकरी अच्छे खासे इससे जीत गए, मार्जिन से 2.25 लाख के मार्जिन से जीत गए। उस वक्त गडकरी एक कैबिनेट में सबसे बड़े मंत्री करके, और उनके काम और 5 साल में इतना उन्होंने ये कर दिया, बहुत ही ताम झाम से लेके विकास पुरुष के नाम से वो जाना जाते थे, मोदी से भी अच्छा, क्योंकि मोदी भी हाउस में जो बोलते थे इन्हीं का ये करते थे ना। 2019 में क्या हुआ? कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं था। फिर नाना पटोले जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, वो भंडारा से पकड़ के लाए, वो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने अनबन हुई थी इनके मोदी जी के साथ किसानों के बारे में, तब छोड़ दिया था और कांग्रेस में गए। कांग्रेस में जाने के बाद वो नागपुर के नहीं थे, भंडारा के थे, बाजू के। उनको टिकट दिया, कब दिया? 10 दिन रहे तब, मतदान को 10 दिन रहे तब दिए। उनका कुछ भी नहीं है, सब बोले कि फंस गया, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं। उन्होंने क्या जलवा दिखाया? जो विलास मुत्तेमवार ने 27% वोट लिए थे, उन्होंने 11% आगे चले गए। अब जो विकास पुरुष करके गडकरी का नाम चल रहा था, उन्होंने जो अपना पूरा की रास्ते बनाए, नागपुर आप गए हैं, आपने देखा, फ्लाईओवर है, मेट्रो है, रास्ते पूरे सीमेंट रोड है, ठीक है, पर्यावरण का पूरा बैंड बजा दिया उन्होंने पोल्यूशन के नाम से, वो बात अलग है। लेकिन जो दिखता है वो उन्होंने किया, आंखों के सामने जो दिख रहा है ना, वो गडकरी ने किया। 2019 में जब इलेक्शन हुआ, तब ये
नाना पटोले 11% राइज होता है और ये कैबिनेट मंत्री और देश में सब ये होता है, तो गडकरी कितने वही पे लटके रहते 51% 52% में। लेकिन तब भी बहुत मार्जिन ज्यादा है ना, नहीं, 27 और 11 37-38% और 51%। हाँ। 13% का मार्जिन चुनाव में बहुत बड़ा मार्जिन है। नहीं, चुनाव में मार्जिन बढ़ा ये देखिए ना तब, लेकिन लोगों की जो सोच थी 5 साल में हाँ, ही मतलब गडकरी का ह्रास हुआ। गडकरी वहीं पे रहे ना, वहीं पे रहे, और जो कांग्रेस का कोई है ही नहीं वहां पे, जो नया बंदा आया है वो 11% ज्यादा वोट ले लिए। तो लोगों की मानसिकता देखिए, विकास के नाम पे कैसा भकास हो रहा इस है। बार अब जैसे देखिए कि हाँ। अगर सीधी बात करें, दलित और मुस्लिम, बिल्कुल। दलित और मुस्लिम ने गडकरी को कितना वोट किया? अब मैं बताता हूँ, गडकरी पर्सनल इस पे व्यक्तिगत उनके रिलेशन जो है दलितों में है, मुस्लिमों में है, सब इसमें है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रकाश आंबेडकर एक फैक्टर तो हो गए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। नहीं, प्रकाश आंबेडकर फैक्टर हुआ है। प्रकाश आंबेडकर ने नागपुर में उनको अपना दिया नहीं, उन्होंने प्रकाश आंबेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि इस वक्त हमारा सपोर्ट इनको है। किनको है? कांग्रेस को। अब कांग्रेस को सपोर्ट है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर वंचित नागपुर में उतना दमदार है ही नहीं ना। लेकिन उसके पीछे भी एक राजनीति है, क्योंकि ये बोला जाता है कि प्रकाश आंबेडकर बीजेपी का ये बी प्लान है वगैरह वगैरह बोला जाता है। अगर ऐसा है तो नागपुर में क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? सब जगह पे दिया, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके क्यों ऐसा बोल दिया कि नहीं हमें यहाँ पे ये करना है? और उसी वक्त गडकरी बोले कि मैं इतनी लीड से आने वाला हूँ। ये अंदरूनी बातें क्या हुआ, लोग नागपुर के लोग चाहते हैं कि गडकरी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये किया कि मुस्लिम और दलितों के वोट, जो बहुजनों के वोट है, इनके पास गडकरी को नहीं गए, चाहते हुए भी नहीं गए कि हमें मोदी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर ये लोगों को मैसेज है, हाँ, कि गडकरी तो चलेगा लेकिन मोदी नहीं चाहिए। मोदी हमें बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जब बात आती है ना, ये धार्मिक, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, मोदी की गारंटी, मोदी सबका क्या हुआ? मोदी की कौन सी गारंटी है? मंगलसूत्र कहाँ पे जाएंगे वो हम देख रहे हैं ना। हमें एक एक मोदी जी जो कह रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण जो हो रहा है, तो इसमें लोग अस्वस्थ हैं। हर वक्त मुद्दा आता है मुस्लिमों का, हर वक्त दलितों का। बात जो रोजगार नहीं है उसकी नहीं होती, महंगाई की बात नहीं हो रही है, स्मार्ट सिटी की कहाँ बात हो रही है? 10 साल पहले आप हमने सब किया था ना, स्मार्ट सिटी बन रही। कुछ भी मुद्दा नहीं आ रहा। ये बेचो, वो बेचो, रेल बेचो, बेल बेचो, सब बेचने का काम हो रहा है। जब रोजी रोटी का जब बात आती है, पढ़ाई की बात, अच्छी शिक्षा, अच्छा आरोग्य, ये सब बातें आती है, वो विषय ही नहीं आ रहे हैं, तो लोग भड़के हुए हैं। लोग चाहते कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अब शरद पवार साहब की जो है वो पार्टी टूट गई, या कहिए तोड़ दी गई। हाँ, इसी तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, या कहिए तोड़ दी गई। राइट। एक उस समय जब ये हुआ था तो एक बड़ा स्वाभाविक सा भावनात्मक लगाव लोगों ने महसूस किया था, उद्धव ठाकरे के लिए भी, और चूंकि अब शरद बाबू जो है वो उम्र की ढलान पर हैं, तो उनके लिए कुछ ज्यादा। वो जो सिंपैथी वेव उस समय बना था जी, वो अभी बरकरार है क्या? और अगर बरकरार है तो उससे कितना नुकसान होगा? अगर हम महायुति की बात करें, या हम बात करें, या फायदे की बात करें, भाजपा को या एकनाथ शिंदे को क्या फायदा नुकसान है? मैं जहाँ तक सोचता हूँ इसमें, देखिए, महाराष्ट्र की जब बात करते हैं और मराठी अस्मिता की जब बात करते हैं और हिंदुत्व की, सॉफ्ट हिंदुत्व की जब बात करते हैं, इसमें ऐसा नहीं हिंदुत्व है तो जय श्री राम बोल, नहीं बोला तो मैं, ये वाली बात नहीं। जब महाराष्ट्र में अगर बात निकलती है मराठी की, मराठी अस्मिता की, तो नाम आता है बाला साहब ठाकरे का। जब बाला साहब ठाकरे ने इतना अच्छा ये किया है कि सबको लेके, उन्होंने कभी जाति कभी धर्म नहीं देखा। जिन्होंने अभी तक वो कारपोरेटर से लेके जो लड़े थे उनके पास, ये मुस्लिम है, ये दलित है, ये अमका धमका धमका कभी नहीं देखे। वहाँ पे एक जाति न देखते हुए अभी तक शिवसेना का ही है। बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव जी के पास जब ये आया है, और दूसरी बातें बताओ कि राज ठाकरे साथ में थे उनके, शुरू में राज ठाकरे साथ में थे,
राज ठाकरे का परफॉर्मेंस क्या हुआ, क्राउड आता है लेकिन जीरो बजट सन्नाटा हो जाता है उनका। उनको ये नहीं देते, लोगों का दिल है इनके पास, बाला साहब के पास। और बाला साहब के बाद जो उद्धव ठाकरे जी ने जो काम किया है और अपना ग्राफ बढ़ाया है शिवसेना का, वो जब मुख्यमंत्री बने, ठीक है तोड़मोड़ की सरकार बनी होगी, मुख्यमंत्री बने भी तो अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन एक नाथ शिंदे तो ये कहते हैं ना कि हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया बाला साहब ठाकरे के उससे हट गए विचारों से, नहीं, और मैं जो हूँ वो हूँ उनका वारिस। नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा बात रहे कि बाला साहब की शिवसेना तोड़ना ये लोग कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। और कहाँ के लोग, महाराष्ट्र पर्टिकुलरली बात करें, बिल्कुल बिल्कुल विदर्भ महाराष्ट्र की बात करें, देखो, कोंकण की बात करें, बम्बई रीजन की बात करें, विदर्भ की बात है। देखिए सबसे ज्यादा अभी डिवीजन होने के बाद शिवसेना का डिवीजन हो गया, एक शिंदे के पास जो ओरिजिनल बोल रहे तो लोग तो मानते ही नहीं ओरिजिनल है करके। देखो चुनाव आयोग देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, कोई भी देगा, क्या ये ओरिजिनल है? और ये लोगों के दिल में होना चाहिए ना, कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। लोगों के दिल में ये है कि ओरिजिनल तो उद्धव ठाकरे जो चला रहे हैं वही सेना है, और यहाँ पे सिंपैथी गेन होने वाली है उद्धव जी के पास। और जैसे कि विदर्भ में उनका इम्पैक्ट है, मराठवाड़ा में है और पश्चिम महाराष्ट्र में है। तो इसमें जहाँ जहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें वो लड़ रहे हैं, जो इंडिया शिवसेना 22 बेटी उधर ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे मतलब जितनी सीटें उनकी थी, जितनी सीटें थी सबसे ज्यादा इनसे भी, कांग्रेस से और राष्ट्रवादी शरद पवार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जो गुट है उनके, उनसे भी ज्यादा लड़ रहे हैं। तो देखो ये तोड़ने के बाद 2 साल हो रहे हैं, इन्होंने पार्टी तोड़ने के बाद भी लोगों को लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो सोच है उनके साथ है वो। और इसका परिणाम जो है अभी ये अमित शाह जी हो गए, मोदी जी हो गए, ये सब पूरे महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। क्योंकि अब बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है तो भी उनके मतदार संघ में जाके उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। आज अमित शाह अमरावती में जा रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी भी जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह रामटेक में गए थे कि जहाँ पे शिंदे गुट का ये था, और बाकी सब जगह पे जा रहे हैं। अभी 7 सभाएं ये 2-3 दिन के अंदर, 27-28 के अंदर 7 सभाएं महाराष्ट्र में ले रहे हैं मोदी जी। तो उनको एक एक कैंडिडेट उनका, फिर वो उनके इंडिया गठबंधन का साथी है, उनके लिए भी वो प्रयास करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़े। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अलग है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पाए 6-7 सीटों पे, 6-7 जगहों पे कि किसको दे। लड़ाई चल रही है उनकी, नासिक का तय नहीं हो रहा, मुंबई के कोई ये है, बाकी ठाणे के उनके जो बेल्ट है वहीं पे हो रहा है, उनकी लड़ाई चल रही है आपस में। और ये प्रचार को तो इधर लग गए हैं, तो ये बहुत बड़ा डेंट इनको लगने वाला है, एकनाथ शिंदे को। अच्छा, हो सकता है एकनाथ शिंदे का जो उस वक्त 40 लोग उनके साथ गए, क्यों गए तो पूरे 15 MP चले गए। हाँ, पूरा देश जानते हैं ना, सबको ईडी के नोटिस गए थे, एक भी नहीं था भला बुला, वो बच्चू कोड़ी बता रहे थे सब जो उनके साथ गए थे। सुरेश जी, अब विकास जी ने मराठी अस्मिता की बात की है, तो अगर हम सीधी बात करें कि महाराष्ट्र की 48 सीटों पर सबसे बड़ा चेहरा इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार या प्रकाश आंबेडकर? अगर हम एक सबसे बड़े चेहरे की बात करें तो वो चेहरा कौन है, और क्या ये वोट खींचने में कामयाब हो पाएगा क्या? महाविकास आघाड़ी की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा महाविकास आघाड़ी की तरफ उद्धव ठाकरे है। अच्छा। उद्धव ठाकरे की सिंपैथी बहुत ज़्यादा है, और ये सिर्फ शिव सैनिक नहीं, सर्वसामान्य आदमी जो है, मतदार जो है, वो भी उद्धव ठाकरे के तरफ सहानुभूति रखता है, सिंपैथी रखता है। इसलिए महाविकास आघाड़ी सबसे ज़्यादा 22 सीटें उद्धव ठाकरे गुट ही लड़ रहा है, और उनको सबसे ज़्यादा उनका फ़ायदा एनसीपी और कांग्रेस को भी हो रहा है, उनकी सिंपैथी का फ़ायदा। अच्छा, तो इसलिए उद्धव ठाकरे सबसे ज़्यादा, और शरद पवार, ये जो 2 नेता है महाविकास आघाड़ी की तरफ, वो बहुत बड़ी एसेट महाविकास। अगर हम मोदी से तुलना करें, अगर
वोट खींचने के मामले में, तो क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो मिलीजुली ताकत है वो मोदी से ज़्यादा है या मोदी से कम है? ये बात सही है कि महायुति की तरफ नरेंद्र मोदी जैसा बहुत स्टार कैंपेनर है और पूरे देश में उनकी एक ये है। 2014 में और 2019 में अब हमने देखा है वो। लेकिन इस बार हम जब महाराष्ट्र में घूमे हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की जो लाड वेव जो बोलते हैं, लाड बोलते हैं, ये इस बार महाराष्ट्र में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये बात कहना ये है कि मोदी की लाट से लोग वोट करेंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल संभव नहीं है। मतलब ग्राउंड पर ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है। हाँ, महाराष्ट्र में तो नहीं है, ब्रांड मोदी नहीं है। नहीं है, ब्रांड मोदी महाराष्ट्र में नहीं है। ये बात बिल्कुल अभी स्पष्ट हो गई। देवेंद्र फडणवीस की मास लीडर के कभी देवेंद्र फडणवीस की छवि नहीं थी। गठजोड़ करने, तोड़फोड़ करने, इधर का उधर करने में उनकी महारत है, लेकिन मास लीडर कभी नहीं थे वो। जैसे गोपीनाथ मुंडे थे मास लीडर महाराष्ट्र में बीजेपी के, उसके बाद गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद बीजेपी में मास लीडर ऐसा एज सच नहीं है वो, और देवेंद्र फडणवीस मास लीडर कभी नहीं थे। अच्छा, मराठा आंदोलन एक बड़ा इशू है इस समय महाराष्ट्र में, बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा हुआ, फिर उसको दबाया गया। उसका कितना इम्पैक्ट होगा और कितना फायदा नुकसान होगा महायुति को, बीजेपी को, अगर हम कहें तो? अभी मराठा आंदोलन जो थे मनोज जरांगी चला रहे थे, लेकिन अभी तो वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में गया है। वो उनका कैंडिडेट भी नहीं है। चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव भी लड़ा नहीं है और किसको पाटिंबा भी नहीं दिया, समर्थन भी नहीं दिया। किसी महायुति को भी समर्थन नहीं दिया और महाविकास आघाड़ी को भी समर्थन नहीं दिया। वो बिल्कुल न्यूट्रल जैसे बोलते हैं, न्यूट्रल रहे हैं कि आपको जिनको वोट करना है मराठा समाज को आप करिए, उनकी पे छोड़ दिया है। इसलिए मराठा आंदोलन का क्या असर होगा ये कहना तो अभी इस वक्त कठिन है। विकास जी, अगर हम सीधे सीधे बात करें तो अब इधर महागठबंधन और उधर महायुति, अगर नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार मिल जाए, इधर शरद पवार, कांग्रेस पार्टी, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, इन सब की मिलीजुली ताकत, इसमें फिलहाल जो महाराष्ट्र में अगर देख रहे हैं डिवाइड, पलड़ा किधर झुका हुआ नजर आ रहा है? देखिए, फर्स्ट फेज का तो हुआ है चुनाव, परसों सेकंड फेज का भी हो रहा है। और पूरे महाराष्ट्र की जब हम आज के सिचुएशन में अगर सोचते हैं तो 2019 की स्थिति नहीं रहेगी। अभी उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा निकली थी वो भी बहुत बड़ी मायने रखते हैं और कांग्रेस के बाजू में सिंपत्ति भी होती है लोगों की, महाराष्ट्र के लोगों की। इस वक्त मेरा अनुमान है कि 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी को एज नहीं है? नहीं, बीजेपी को बिल्कुल एज नहीं। अभी सुरेश जी ने भी जो बताया था कि मोदी का चेहरा नहीं चलता है, ठीक है, आप आते हैं एक जो हम सिनेमास को पिक्चर तो देखते हैं ना, महायुति का चेहरा कौन है? नहीं, महायुति का चेहरा देखो, उनका तोड़-बोड़ का जो रहा है, सबके फोटो हटा दिए, राजस्थान में वसुंधरा का हटा दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का हटा दिया, इधर देवेंद्र फडणवीस का हटा दिया, नरेंद्र मोदी का इकलौता चेहरा। उनको लगता है उन्होंने रखा है, वैसे सब इसमें रखते हैं कि नरेंद्र मोदी का, लेकिन महाराष्ट्र का माइंड सेट ही अलग है। ठीक है, वो करते हैं प्यार तो दिल से प्यार करेंगे, लेकिन सिचुएशन ये कि मोदी को क्यों दे, ये सवाल हर एक के मन में है। 10 साल का अगर परफॉर्म हम देखते हैं, मैंने जो शिक्षा, आरोग्य की बात, रोजगार की बात है या महंगाई की बात है, हर इसमें हम क्यों दे उनको, उन्होंने क्या किया? सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण से तो हम नहीं होगा ना, ये मुस्लिम है या ये हिंदू है और ये मंदिर है और मस्जिद है, इससे अब लोग उब चुके हैं। अब उनको मुद्दे की बात चाहिए, विकास की बात
चाहिए। लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को ये चाहिए कि 10 साल में आपने हमारे लिए क्या किया है, इसका पूरा आलेख हमारे सामने रखिए। वो नहीं हो पा रहा है। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि आप कह रहे हैं और सुरेश जी भी कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी तो नहीं चल रहा महाराष्ट्र में, राहुल गांधी को लेकर महाराष्ट्र के लोग कैसे सोचते हैं? देखिए, मैं जैसे बताता हूँ कि राहुल गांधी 2019 में महाराष्ट्र में कहीं पे भी नहीं गए थे, एक जगह पे भी नहीं गए थे। जब विधानसभा की बात करता हूँ तो भी, और हम ये सोच रहे थे कि सिंगल डिजिट पे कांग्रेस रहेगी 2019 विधानसभा असेंबली में, महाराष्ट्र में। तो उसमें 44 सीटें ली, क्योंकि कांग्रेस की वोट बैंक है। राहुल गांधी ऐसा एक वहाँ पे ये है, लोग वो अगर जाते भी नहीं हैं वहाँ पे तो भी इम्पैक्ट कर लेते हैं कांग्रेस के लोग। और वो कांग्रेस का नेता नहीं है वहाँ पे, कोई भी नहीं है। वो अशोक चौहान उधर चले गया है, कांग्रेस का कोई भी नेता है ही नहीं वहाँ पे महाराष्ट्र में कि जो जिसको नेता करके हम देखें। वो सिर्फ अभी जब सोनिया जी आती थी, अब राहुल गांधी और प्रियंका की तरफ देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी का इम्पैक्ट जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से भी गई ना, तो इतना मुंबई में सेकंड, इसमें फर्स्ट, इसमें जब ये गई वहाँ पे मराठवाड़ा विदर्भ में, तो इतना ज़्यादा क्रेज है कि नहीं आना चाहिए। कि ये जो बंदा बोलता है तो सच्चाई के साथ बोलता है, वो जो रखता है तो ये कंपेयर करते हैं ना, दोनों का मैनिफेस्टो ले लीजिए। एक आखिरी सवाल जी विकास जी, कि प्रकाश आंबेडकर का जो वीबी है, वंचित बहुजन अघाड़ी, उसने एक पैठ बनाने की कोशिश की है कम से कम बहुजनों में, और उसमें भी अगर हम दलित की बात करें तो दलितों में, और वो सबसे अलग हटके चुनाव लड़ रहा है और उन्होंने एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। उसका कितना फायदा होगा प्रकाश आंबेडकर को, वीबीए को, और कितना नुकसान होगा अगर हम कहें शरद पवार या और उनको, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के? देखिए, इसमें अभी जब प्रकाश आंबेडकर जी के वंचित अघाड़ी की जब बात आती है तो हमें इतिहास भी देखना पड़ता है। 2019 में क्या हुआ था, डील करते हैं ये, और उन्होंने ऐसे जगह पे अपने कैंडिडेट रख दिए। उनके सभाओं को देखिए ना, उनके सभाओं को लाखों लोग आते थे 19 में। हाँ, बहुत भीड़ आती थी, बहुत भीड़ आती थी। हाँ। और वो कहाँ इतनी सभा कैसे अरेंज कर पाते थे, ये सोचने वाले। मतलब बीएसपी के बाद इतनी भीड़ जो इतनी है, बड़ी प्रकाश आंबेडकर के सभा को आने लगी थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को गिरा दिया, 1.5 लाख, पौने 2 लाख ये करके। और ये होने के बाद महाराष्ट्र के लोगों ने, यानी दलित समुदाय ने भी समझ लिया है कि प्रकाश आंबेडकर ये बीजेपी की बी टीम करके काम कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, पिछले 6 महीने से इनके साथ डील चल रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ, कि मैं आऊँगा। लेकिन हम पहले दिन से बोल रहे हैं, जो पत्रकार करके जो है वो यहाँ से देखते कि ये 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, इधर जाइए, मैं उसको मिला, ये नाना पटोले कौन होता है, मैं तो राहुल ने मुझसे बात करनी चाहिए, या अमका ढमका कौन होता है, मैं उससे बात करूंगा। उद्धव ठाकरे जी से मिले, उद्धव ठाकरे से तो गठबंधन कर लिए उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। हमें पहले दिन से पता था कि ये महाविकास आघाड़ी में आने वाले नहीं हैं, और आखिरी इस पे अपना कुछ तो करेंगे कि जो इनके गिराव एक अगर 19 में जैसे हुए तो उसका डेंट किसको लगता है, ये सब वोट उधर जाते हैं। वंचित आघाड़ी को जो आंबेडकर को मिलते वोट, वो कांग्रेस के है ना, वो अगर वो लेते हैं तो उनका कैंडिडेट ये हो जाता है, महाविकास आघाड़ी के वोट जाते हैं। लेकिन अभी माइंडसेट बहुत ही अलग है। जहाँ पे उन्होंने खड़े किए कैंडिडेट, वो 20,000 25,000 के ऊपर जाने वाले नहीं है। 5,000 भी अगर डेंट है तो बड़ा डेंट है ना? नहीं, इस वक्त डेंट नहीं रहेगा, क्योंकि सभाएं वहाँ पे मीटिंग हुई है। महाराष्ट्र में मीटिंग हुई है, दलित समुदाय की हुई है, मुस्लिम लोगों की हुई है, और उन्होंने ये किया कि देखिए अपने लोग कुछ ये ऐसे करते जैसे हैं, मतलब वैसे इधर इरेलेवेंट होते चले जा रहे हैं। तो वैसे वहाँ पे 2019 में प्रकाश आंबेडकर का जो परफॉर्मेंस था उसमें 90% घट हो जाएगी। अच्छा, यानी उसमें, और वो इधर जुड़ेगा, आप ऐसा ये इधर जुड़ेगा, वो जो वोट है वो महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन मैं को देख रहा हूँ जुड़ेगा। आपकी उंगली पर वोट देने का निशान भी है। हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका वोट
नागपुर में है। नागपुर में वोट करके आया हूँ। तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि नियम के तहत कि आपने किसको वोट किया है, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि जमीन पर आपने क्या देखा है। नहीं, जमीन पर मैंने ये देखा हूँ कि गडकरी को चाहने वाले वैयक्तिक तौर पर लोग हैं, लेकिन इस वक्त के नागपुर के कैंडिडेट विकास ठाकरे जी जो थे वो एमएलए है, कांग्रेस के एमएलए है, वो महापौर रहे हैं और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है। और जैसे गडकरी की इमेज जो है एक अच्छा आदमी करके, भला आदमी करके, तो इनकी भी इमेज भला आदमी करके, अच्छा आदमी करके, दोनों को भी कई डेंट नहीं लगा है। दोनों एक में के विरोध में कभी बोले नहीं हैं। लेकिन प्लस पॉइंट इनका जो है विकास ठाकरे जी का पूरा कांग्रेस के नेता, स्थानिक नेता इकट्ठा आके पहली बार काम किया उन्होंने, एक साथ आके। जो सतीश चतुर्वेदी हो गए, नितिन राउत हो गए, अनीस अहमद हो गए, बाकी की जो भी नेता है, विकास ठाकरे खुद है ही, तो जो गडकरी के पास चले जाते थे, ये सब इकट्ठा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानकर झटका सा लगेगा कि नितिन गडकरी को लेकर जो छवि है और नागपुर शहर के लोगों का जो रुझान है, उन दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। और ये बात एकदम जो डंके की चोट पर विकास जी कह रहे हैं और सुरेश जी कह रहे हैं कि नितिन गडकरी को तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी को इस वजह से वोट नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे। और नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं तो उसकी जगह कौन लेगा और महाराष्ट्र में क्या स्थिति बने, क्योंकि 48 सीटें बहुत बड़ा नंबर है। उत्तर प्रदेश के बाद इतना बड़ा नंबर जो है उसका एक महत्व है, खासकर तब जब 41-42 सीटें पिछली दफ़ा एनडीए के हिस्से में गई थी। लेकिन इस बार ये मामला कांटे का नहीं है, बल्कि कांटा जो है वो महाराष्ट्र के अगर संदर्भ में बात करें, और जैसा कि विकास कह रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अभी के हिसाब से झुका हुआ नज़र आ रहा है कांग्रेस की तरफ, शरद पवार की तरफ, उद्धव ठाकरे की तरफ। तो ये कम से कम नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। और एक बात जो ग्राउंड पर देख कर आए हैं विकास जी और सुरेश जी, वो ये कि ये जो मोदी की गारंटी है वो ज़मीन पर बिल्कुल एकदम लेट चुकी है। लोग ना उसको महत्व दे रहे हैं और ना उसको सच मान रहे हैं। तो अब ये भाजपा इस नारे को ढोएगी या फिर इससे पीछा छुड़ाएगी, ये आने वाले दिनों में देखना और जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो विकास जी, आर्टिकल 19 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।